ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। लर्न विद शालिनी के चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं आज बताने जा रही हूँ, थोड़े से आरपीएससी ने अपने कुछ रूल्स में चेंजेस किए हैं, या फिर कह सकते हैं आपके न्यू रूल्स आए हैं। और ये रूल्स हमारे आरपीएससी की साइट पे पब्लिश हुए थे 20 फरवरी 2024 को। 20 फरवरी 2024 को ये क्या रूल्स हैं? ये रूल्स जो हैं रिगार्डिंग है जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेके एग्जाम के सिलेक्शन तक के कुछ रूल्स में जो चेंजेस हैं उनकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ठीक है, तो इनको हम देख लेते हैं। इसमें दे रखा है कि कब से लागू है। ठीक है, वे कोई पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 2 प्रतियोगी परीक्षा है तब से ही लागू होंगे। ठीक है, 14 फरवरी को जो की थी जारी इन लोगों ने। तो इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगी, इसको मैं जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करूंगी शॉर्ट में। तो फर्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, मतलब जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है या क्वालिफिकेशन जो उस रिगार्डिंग जॉब के लिए मेंशन कर रखी है ना, उसी में ही आपको पहली बात तो कि वो अगर क्वालिफिकेशन में आप एलिजिबल हो तो ही आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, अदरवाइज वो फॉर्म नहीं भरना है। और फिर भी फॉर्म भर दिया है तो ये आपको विड्रॉल करने की भी इसके अंदर चांस मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है? असत्य और गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे विड्रॉल नहीं किए जाने पर आपको इसमें डिबार किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि आपने गलत सूचना दी है और उसको देने के बाद भी आपने विड्रॉल नहीं किया, तो उस केस में आपको, और अगर ये चीज पाई जाती है आपकी काउंसलिंग में या पात्रता जांच में या जब साक्षात्कार होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो अगर ये चीज पाई जाती है कि आपने विड्रॉल नहीं किया था तो 1 वर्ष तक, मतलब पूरे 1 साल तक आप कोई भी परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे आरपीएससी के अंदर, वो डिबार माना जाएगा। थर्ड पॉइंट जो है इनका, थर्ड रूल, वो है ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी के द्वारा सामान्य प्रविष्टि के अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता व अनुभव का इंद्राज करने पर इसकी पुष्टि हेतु अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्रेषित किया जाएगा, जिसकी पुष्टि किए जाने के बाद ऑनलाइन आवेदन की शेष प्रविष्टियां का इंद्राज कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र का सभी प्रविष्टियां भरने के पश्चात इसकी पुष्टि हेतु अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पुनः ओटीपी प्रेषित किया जाएगा। इसका मतलब 2 ओटीपीज आएंगे और वो 2 ओटीपीज आपने वेरीफाई करने के बाद आपका जनरेट होगा एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने पर ही आपके आवेदन पत्र को प्राप्त माना जाएगा। दूसरी चीज क्या है? आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। मतलब आपके पास ये एप्लीकेशन नंबर जरूर आना चाहिए। जब भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो किसी भी जॉब का, तो ये एप्लीकेशन नंबर जरूर आपको मिलना चाहिए। ठीक है, अगर ये एप्लीकेशन नंबर नहीं मिला है, इसका मतलब क्या है? आपका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, उसके सिर्फ प्रीव्यू अगर आपने देखा, उसको सबमिट नहीं किया तो वो सबमिट नहीं माना जाएगा। तो इसमें ये कह रहा है कि 2 ओटीपीज आएंगे और वो 2 ओटीपी वेरीफाई होने के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर होगा। एक तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को सेव करना जरूरी है, और प्लस वो एप्लीकेशन नंबर आपको सेव करके रखना। अगर वो एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं होता, इसका मतलब आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुआ है। ठीक है, फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है कि आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा तिथि, जो भी फर्स्ट आपकी परीक्षा की तिथि दे रखी है, एग्जाम डेट दे रखी है, उससे 60 दिवस पूर्व, 60 दिवस पूर्व का मतलब हो गया 2 महीने पहले, 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है आपके एग्जाम डेट से 2 महीने पहले 7 दिन के लिए वो एप्लीकेशन को आप एडिट कर सकते हो। उसके अंदर आप आपका फोटो, ये देखिए फोटो हो जाएगा, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन जो भी उसके अंदर आपको अलाउ करेंगे वो आप कर सकते हो परफॉर्म। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इनका जो रूल है वो ये है कि यदि किसी अभ्यर्थी और परीक्षार्थी को आरपीएससी, यूपीएससी, अन्य भर्ती संसाधनों के द्वारा किसी भी भर्ती और परीक्षा में अनुचित साधनों, मतलब वही चीटिंग करते हुए अगर पकड़े गए, ठीक है, तो आपको डिबार किया गया है या फिर चीटिंग कर रही है आपने, उसमें कुछ भी मतलब अनैतिक कार्य करते हुए आपको अगर पकड़ा गया है, तो उस केस में आपको कुछ जो निर्धारित अवधि है उसके लिए आपको आपके एप्लीकेशंस को अयोग्य माना जाएगा। मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे उस केस में।
सिक्स्थ पॉइंट जो है वो है कि विच्छिन्न विवाह, जो मैरिज से रिगार्डिंग है, ये विच्छिन्न विवाह हो गया या परित्यक्ता हो गई या तलाकशुदा श्रेणी हो गई, ठीक है, जो महिला की, उस केस में अभ्यर्थी को जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है ना, जो मतलब लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की, तब तक आपकी जो भी उसके रिगार्डिंग रिलेटेड सर्टिफिकेट है वो आपको वहाँ पे प्रस्तुत करना होगा, तभी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है। यानी जो भी आपके इन पॉइंट से रिलेटेड जो भी आपके कॉरेस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपको प्रिपेयर करके रखने हैं आपके एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले, क्योंकि ये आपको रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, ये आपको सबमिट भी करने पड़ेंगे अगर आपको इनका बेनिफिट लेना है तो। 7th रूल जो है वो ये है, आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी, मतलब जो आंसर की है उस पर अभ्यर्थी द्वारा आक्षेप, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्शन, अगर कोई पार्टिसिपेंट या कोई लगाता है स्टूडेंट, तो और अगर आपत्ति सही पाई जाती है, ठीक है, आपत्ति सही पाई जाती है तो अभ्यर्थी को उसके अकॉर्डिंग पुनर्भुगतान किया जाएगा। ये 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए। उसके बाद 8वां पॉइंट जो है वो क्या है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु जारी विचारित सूची अनुसार काउंसलिंग कार्यक्रम समीक्षा परीक्षाओं के परिणाम पश्चात अभ्यर्थी से विस्तृत आवेदन पत्र प्राप्त किए जाते हैं, तथापि कुछ अभ्यर्थी द्वारा इस अवधि में विस्तृत आवेदन पत्र आयोग में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। उक्त अवधि में विस्तृत आवेदन प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थी को यह अवधि समाप्त होते ही अगले दिन नोटिस जारी कर एक अवसर और दिया जाएगा। मतलब जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और अगर कोई अभ्यर्थी वहां जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराता जो क्वालिफाइड हो गया है, तो वो अंतिम तिथि के बाद भी आपको एक मौका जरूर देंगे और वो मौका आपको मिलेगा, आपके SMS आपको भेजा जाएगा फोन पे, ठीक है। अगर उसके बाद भी कोई अभ्यर्थी वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने नहीं पहुंचता है तो उस पे आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। देखो ये लिखा है, इस अवसर के पश्चात भी उपस्थिति नहीं होने पर निम्नानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। और वेबसाइट पे भी इसकी जो सूची अभ्यर्थियों की वो प्रस्तुत की जाएगी। वैसे तो ये चीजें मेरे को लगता है ऐसा आप लोग करेंगे नहीं, ये तो सब ध्यान ही रखेंगे, जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसके आगे की चीजों को सब लोग ध्यान नहीं रखते हैं। तो जो फर्स्ट 7 पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वाले भी आपको ध्यान रखने हैं। तो 9th रूल जो है वो ये इन्होंने है कि उक्त अवसरों तक विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर चयन के लिए इच्छुक नहीं होने या अधिकारियों का परित्याग मानते हुए अभ्यर्थी की अभ्यर्थता पर कोई विचार नहीं करते हुए परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर ये जो 8 पॉइंट से रिलेटेड है कि अगर नोटिफिकेशन भेजने पे और आपको मैसेज भेजने के बाद भी अगर आप उस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। और जो 10th रूल है वो ये है, अभ्यर्थी द्वारा रिक्रूटमेंट पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध लिंक पर विस्तृत आवेदन पत्र शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर प्राप्ति रसीद की प्रति विस्तृत आवेदन पत्र के साथ करें। मतलब जो आपका पॉइंट है, आपने जो भी पेमेंट करा है उसकी रिसिप्ट आपको प्रस्तुत करनी है जब भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट होंगी। तो ये 10 रूल्स हैं जो कि आरपीएससी ने 20 फरवरी 2024 को अपने वेबसाइट पे पब्लिश किए थे। तो इनको ध्यान रखते हुए अब हमें जो भी अगर आगे जो जॉब वैकेंसीज निकलती है तो उनको भरना है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमने ऑलरेडी आरपीएससी प्रोग्रामर जो है उसके लिए क्लासेस चालू कर रखी हैं। हमारा DBMS अभी सब्जेक्ट चल रहा है और सारे ही सब्जेक्ट्स की मैं यहाँ पे फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, आपको सारा सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे और प्लस उनके MCQs भी प्रिपेयर करे जाएंगे जिन पे आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आरपीएससी प्रोग्रामर की तैयारी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा भी मैं जो भी आरपीएससी से रिलेटेड जॉब वैकेंसीज हैं या और भी जो भी जॉब वैकेंसीज हैं उनके लिए सूचनाएं मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल पे डालती रहूँगी। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।